Good morning today. Today I am going to start chapter number 1 of class 8, that is resources. So let's see what is resource. Anything that satisfies human needs is called a resource. कोई भी वस्तु या मटेरियल जो इंसान की जरूरत को पूरा करता हो उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इन सभी वस्तुओं को, इन सभी मटेरियल्स को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं क्योंकि यह नेचर में अवेलेबल होते हैं। ह्यूमन बीइंग इज आल्सो इटसेल्फ अ रिसोर्स। हम इंसान भी एक रिसोर्स ही है। वाई? बिकॉज they have ability to develop skills that can help them identify new resources and find new uses of existing one। क्योंकि इंसान में वह एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वह किसी भी वस्तु या मटेरियल की यूजफुल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करे और उसे न्यू रिसोर्सेज में क्रिएट करे। मैन मेड और ह्यूमन क्रिएशंस इज अनदर टाइप ऑफ रिसोर्स। Their examples are roads, houses, buildings, machineries, and other infrastructures। Man-made या human creations में वह सभी एग्जाम्पल्स आते हैं जो इंसान द्वारा मतलब ह्यूमन बीइंग द्वारा जिसको क्रिएट किया जाता है खुद के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, हमारे आजू बाजू में जितनी भी चीज़ें हमें दिखती है हमारे सराउंडिंग में जो इंसान ने बनाई है वह सब मैन मेड ह्यूमन क्रिएशंस में एज एन रिसोर्स ट्रीट की जाती है। अ थिंग बिकम्स रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज रिकॉग्नाइज। किसी भी वस्तु या मटेरियल को हम रिसोर्स तब बोलते हैं जब उसकी यूजफुल प्रॉपर्टी के बारे में हमें पहचान हो जाती है या हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल हमारे धरती पे लाखों सालों से रॉक के फॉर्म में पड़ा हुआ था, लेकिन जब उसकी यूजफुल प्रॉपर्टी के बारे में हमको पता चला तब उसे हम रिसोर्स बोल पाए। यूजफुल प्रॉपर्टी कौन सी? जैसे कोल की फायर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। जब हमें कोल के बारे में मतलब उसके फायर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में पता चला तब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई और कोल को हम एज एन रिसोर्स यूज़ करने लगे। दुनिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज पाए जाते हैं और अलग अलग कारणों के लिए उनको यूज़ करते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर को हम एज एन ऑर्नामेंट कल्चरली उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होने के कारण उसको हम यूज़ करते हैं और वो बहुत ही रेयर मेटल्स होते हैं। इसके अलावा आयरन, कॉपर, सिल्वर, इनका अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है अलग अलग गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू में जिसका हम अलग अलग कारणों के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट रिसोर्सेज आर वैल्यूड फॉर डिफरेंट रीजन और इसकी एक मार्केट वैल्यू भी अलग अलग होती है। जैसे गोल्ड की वैल्यू और आयरन की वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वैसे ही अलग अलग रिसोर्सेज के वैल्यूज में अंतर होता है। सम रिसोर्सेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड। कुछ रिसोर्सेज को हम खरीदते हैं तो कुछ रिसोर्सेज को हम बेच देते हैं। और कैन बी यूज टू मेक थिंग्स, या तो फिर उन रिसोर्सेज की मदद से हम दूसरी नई वस्तुएं बनाते हैं। दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, जिसको बाद में तो खरीदा जा सकता है या तो फिर बेचा जा सकता है। आप ऐसे सभी वस्तुओं के उदाहरण देने की जरूर कोशिश करेंगे। सच रिसोर्सेज हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप्स एंड मिनरल्स। कभी अगर बाजार जाते हो आप तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आपको बाजार की मंडी में देखने को मिलते हैं और उसकी अलग अलग वैल्यू होती है उसके यूजफुल प्रॉपर्टी के आधार पर। वैसे ही मिनरल्स हमारे डेली लाइफ में हम बहुत अलग अलग मेटल, नॉन मेटल की वस्तुओं को यूज़ करते हैं अलग अलग कारणों के लिए और उनकी भी एक मार्केट वैल्यू अलग अलग होती है। तो मार्केट में डेली बेसिस क्रॉप्स और मिनरल्स से जो भी
गुड्स क्रिएट होते हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में मैक्सिमम कंफर्ट मिलता है। द नीड फॉर प्लीजर इज आल्सो ह्यूमन नीड। हम इंसानों की आवश्यकताओं में प्लीजर एंटरटेनमेंट के लिए भी एक अलग ही प्लेस होता है, और इसीलिए हम लोग कभी घूमने जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो कभी पिकनिक प्लेसेस पे जाते हैं, तो कभी मन की शांति के लिए टेम्पल जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें, टेम्पल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया या रिवर्स हो गई, ऑल थिंग्स, ये सभी रिसोर्सेस है क्योंकि ये इंसानों की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। So let's here the classification of resources. The resources are classified into three types: natural resources, human resources, and human-made resources. Natural resources are those things available in our surroundings. It may be abiotic or biotic. For example, air, water, land, and minerals are the abiotic example. That means these are the non-living things. And biotic type is forest, wildlife, because it consists of the living things. Second type is human resources. Resources are the qualities and ability of the humans by which they can form the institutions, skills, qualities, and technologies by which they can reach to the resources and they provide to the societies. Third type is the human-made resources. Human-made resources are those things which are created by the human. For example, roads, houses, machines, and other infrastructures. So let's see details about these resources in the next chart. Resources are further divided into a natural and the human resource. Natural resources are two types, that is the renewable resources and the non-renewable resources. Renewable resources are those materials or things which can be renewed. When we use these resources, we never have fear of their exhaustions. For examples, we use water, solar energy, wind energy, they never exhaust and we don't have fear of exhaustions. On the other hand, there is the biological resources. These resources are also renewable resources because they can be renewed. Their examples are natural vegetation, which covers the forest and wildlife. These are the biotic resources and they can be recycled, they can be renewed by proper management. The second type of the natural resources, non-renewable resources. Non-renewable resources are those resources when we use them, they reduce in their quantity. And, non-renewable resources are further divided into two types, that is recyclable resources and non-recyclable resources. Recyclable resources are those resources which can be reused, for example metals, and non-recyclable resources are those resources which cannot be reused, for example fossil fuels, by which we can produce the petroleum products like kerosene, petrol, diesels. If they exhaust, then we cannot recycle them, right? So already we have seen the human resource. It covers the structure and institutions which already created by the human beings to improve the quantity and quality of the resources. Let's see what is sustainable development. It is defined as the development without damage of the environment and without compromising with the need of future generation. That means when we move towards the development of our society, we should care about our environment. There should not be damage of our environment. That means we have to stop the pollution, any kind of pollution, that is air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, because whenever we engage ourselves in the development, then there is the number of pollutants enter in our surrounding and they pollute our environment. So we have to stop this because
of this, our forthcoming generation will be in dangers. So we cannot compromise with their needs. मतलब आसान भाषा में अगर समझे हम, तो हम हमारा जब विकास करते हैं, तो विकास करते समय हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग का, एनवायरनमेंट का डैमेज ना हो, और आने वाले पीढ़ी के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ताकि जो रिसोर्सेस आज है तो उनको आने वाली पीढ़ी को भी मतलब यूज़ में आने चाहिए। वो अभी अगर हम उसको ख़त्म कर दें तो आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत बड़ा संकट क्रिएट हो सकता है। सो कौन कौन सी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड एक्सेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम जो ज़रूरती चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसको ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए उसको हमें बचाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर घंटों तक आप बाथरूम में नहाओगे तो वाटर का वेस्ट ही होगा, और आने वाली पीढ़ी को नहाने के लिए शायद ही वाटर मिलेगा। आपको और भी कुछ एग्जांपल्स देने हैं यहाँ पे और फाइंड करने हैं। प्रिवेंटिंग पोल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एनवायरमेंटल डैमेज से रिलेटेड है ये सीधा सीधा। अगर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, तो हमारा जीना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी का तो बिल्कुल ही। तो इसीलिए इस पोल्यूशन को रोकना चाहिए। प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। इसका मतलब साफ साफ है कि जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है दुनिया में, सीधा मतलब है कि फ्लोरा और फोना की जो टाइप्स है, वेराइटीज़ है, उनको आज बचाने की ज़रूरत है। जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है सेव टाइगर, इसका मतलब सीधा ही है कि टाइगर की जो नंबर है वो दुनिया में बहुत ही कम हो चुकी है। तो उसके नंबर को, इकोसिस्टम को अगर बैलेंस करना है तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हमको चलाने पड़े। और भी बाकी एनिमल्स है जिसके लिए गवर्नमेंट ने या तो फिर इंटरनेशनल फोरम ने कुछ प्रोग्राम चलाए, तो उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे जुटाना है। देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट रिसाइकलिंग रीयूजेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज रीयूज़ किए जा सकते हैं उनको ज़रूर हमें रीयूज़ करना चाहिए, ताकि वो मतलब अगर जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर फ्यूचर में हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, या तो ना आने वाला जनरेशन कर पाएगा। तो आप इसके एग्जाम्पल्स आपको ढूंढने हैं। यूजिंग मोर अबुंडेंट अल्टरनेटिव इंस्टीड ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे अवेलेबल है, तो उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मदद से आज हम व्हीकल्स और अदर मशीनरीज को चलाते हैं, तो उसकी जगह, क्योंकि पता है कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेस है। मतलब एक बार अगर ख़त्म हो जाएगा तो बाद में उसको हम ना तो रिसाइकल कर पाएंगे ना तो रिन्यू कर पाएंगे। तो उसका अल्टरनेटिव हमने खोजना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हम ये इसके बेनिफिट्स उठा सके। राइट, तो आने वाले फ्यूचर में जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ सकते हैं। सो लेट्स सी द होमवर्क फॉर यू। In homework, you have to solve these 7 questions. Define resource. Why are human beings considered as a resource? Give 2 examples of resources that have economic value. What are the 3 main types of resources? What are natural resources? Give examples. What do you understand by conservation of resources? And the last question is, what is sustainable development? Why is required? So these are questions are very important. You have to solve it and send me on my number. See you in the next video lectures.